दोस्तों, आप ऐसी किताब के बारे में जानते हैं जिसका संसार के लगभग हर भाषा में अनुवाद हो चुका है। अपने लिखे जाने से अब तक लगातार वो पाठकों के बीच बनी हुई है। हर भाषा के पाठक उसे पढ़ना और गुनना चाहते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, बिल्कुल सही गेस किया है आपने। यह ऐसी किताब है जिसका महत्व कभी कम नहीं हुआ है, जिसके पाठक कभी कम नहीं हुए हैं। हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए इसमें कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर है। तो चलिए आज किताबें में पंचतंत्र पे ही बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, मैंने यह पाया कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंचतंत्र का नाम तो ज़रूर सुना है, पर पूरी मुकम्मल किताब एक साथ नहीं पढ़ी है। छिटपुट अलग अलग एक एक दो रचनाएं जो उन्हें कहीं पढ़ने को मिल गई, कुछ कोर्स में शामिल थी, कुछ पत्रिकाओं में सिंगल पढ़ ली। तो ऐसे करके उन्होंने पढ़ा है, पर समग्र रूप से पंचतंत्र नहीं पढ़ा है। चलिए मैं आपको पंचतंत्र से परिचित कराती हूँ। इसकी कहानियों के बारे में अलग अलग एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। इस तरीके से आप कहानियों को जान भी लेंगे और उनमें जो गूढ़ सीख दी हुई है उसके बारे में भी जान सकेंगे। पंचतंत्र आज मूल रूप से हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यह दूसरी या तीसरी शताब्दी की रचना मानी जाती है और हमारे यहाँ पहले श्रवण के माध्यम से रचनाओं को याद रखने की जो परंपरा थी उसके कारण यह हमारे बीच संरक्षित रह सकी है। इसे लिखा है पंडित विष्णु शर्मा ने। इसके लिखे जाने की भी कथा बहुत ही रोचक है। आज पहला दिन है तो हम चलिए इसके प्रारंभ के बारे में जानते हैं। दक्षिण में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। बड़ा ही समृद्ध नगर था, बड़ा सुसंस्कृत था और बड़ी समृद्धि थी वहाँ, और वहाँ बड़े बड़े विद्वान रहते थे। अमर शक्ति वहाँ का राजा था। अमर शक्ति भी काफ़ी विद्वान था अपने नगर के जो उसकी परंपरा थी, अपने वंश परंपरा के अनुरूप, लेकिन उसके जो तीनों पुत्र थे महामूर्ख थे। तो उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनेक शक्ति, और तीनों के तीनों ही महामूर्ख। राजा बहुत दुखी रहते थे। उन्हें शिक्षित करने का कोई उपाय उन्हें समझ में ही नहीं आता था। उन्होंने यह भी पाया कि उनके जो बालक हैं, यानी कि जो राजकुमार हैं, उन्हें जरा सा भी व्यवहारिक ज्ञान तक नहीं है। कैसे उनका जीवन यापन होगा, कैसे वो अच्छे राजा बनेंगे, और अगर राजा नहीं भी बन पाते हैं तो वो अपने जीवन में करेंगे क्या इतनी मूर्खता के साथ। इसी विषय पे वे एक दिन अपने दरबार में चर्चा करते हैं। कहते हैं अपने मंत्रियों से कि मैं सबसे बड़ा अभागा हूँ, मरा हुआ पुत्र ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि कोई मूर्ख पुत्र हो। मेरे तीनों पुत्र बहुत मूर्ख हैं, मैं उन्हें कैसे शिक्षित करूँ, कुछ उपाय बताओ। दरबार में जो उनके मंत्री लोग थे कई नाम सुझाते हैं। कुछ यह भी कहते हैं कि उन्हें कुछ व्यवहारिक ज्ञान ही दे दो, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान तो आपके पुत्रों को हो नहीं सकता है, वो बहुत गूढ़ है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और ये लोग जो मूर्ख हैं ये तो ऐसा कर नहीं पाएंगे। फिर उनके मंत्री ने सुझाया आचार्य विष्णु शर्मा का नाम। उन्होंने कहा कि विष्णु शर्मा बड़े आचार्य हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो वे ज़रूर कुछ न कुछ उपाय निकाल के राजकुमारों को शिक्षित कर देंगे। राजा उनसे संपर्क करते हैं। विष्णु शर्मा कहते हैं कि ठीक है, मैं कोई भी जो राशि है शिक्षा के एवज में वह तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि 6 महीने के अंदर राजकुमारों को शिक्षित कर दूँगा, और अगर यह मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे प्राण दंड दे दीजिएगा। राजा उनकी बात से बहुत ज़्यादा आशान्वित होते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि जब पंडित जी इतने दृढ़ विश्वास के साथ कह रहे हैं तो ज़रूर वह कोई चमत्कार दिखाएंगे। विष्णु शर्मा की एंट्री राजभवन में हो जाती है। वे आते हैं और अपने राजकुमार शिष्यों के साथ बैठते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, बस कहानियाँ सुनाते हैं। 6 महीने के बाद राजकुमारों की शिक्षा पूरी होती है। वे विद्वान और व्यवहार कुशल बन चुके होते हैं, और जो कहानियाँ उन्होंने राजकुमारों को सिखाई थी वही पंचतंत्र के नाम से उन्होंने लिखकर संकलित किया। पंचतंत्र इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस किताब की कहानियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है
काकोलुकीय और चौथा है लब्ध प्रणास और जो पांचवा भाग है वह है अपरिचित कारक। पंचतंत्र की कहानियों में मनुष्यों के साथ ही जीव जंतु पशु पक्षी भी इसके पात्र हैं और वे बड़ी सीख वाली बातें कहते हैं। पंडित शर्मा ने एक मूल कथा सामने रखी और इसी कथा के पात्र परिस्थितिवश अलग अलग कहानियाँ सुनाकर सीख देते रहते हैं। पहला भाग मित्र भेद में दोस्ती के प्रकार के बारे में बातचीत की गई है और इसकी जो मूल कथा वह शुरू करते हैं वह इस प्रकार से है कि महिला रोप्य नामक जो नगर है, जो राज्य है उनका, वहाँ वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। वणिक पुत्र व्यापार करना चाहता था, अपनी आजीविका के लिए कुछ करना चाहता था। यहाँ विष्णु शर्मा कहते हैं कि जीविका के लिए यानी कि धन कमाने के लिए 6 उपाय महत्वपूर्ण है। इन्हीं 6 माध्यम से हमें रुपए कमाने चाहिए। ये 6 जो माध्यम थे उन्होंने बताया कि भिक्षा, राजसेवा, विद्या, खेती, सूद और व्यापार। इसमें से उन्होंने कहा कि व्यापार करना धन कमाने का सबसे उत्तम साधन है, क्योंकि आदमी इसमें खुद मेहनत करता है, खुद के लिए काम करता है और आगे बढ़ता है। वर्तमान ये सारी बातें विचार करके व्यापार के लिए दूसरे राज्य से उत्तम वस्तु लाने के लिए निकलता है। अपने साथ अपने रथ में वह 2 बैल संजीवक और नंदक को जोत लेता है। लेकिन रास्ते में यमुना के किनारे पहुंचते पहुंचते संजीवक का पैर दलदल में फंस जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है, वह बैठ जाता है। जो वर्धमान है वह 3 दिन तक इंतज़ार करता है कि अब संजीवक ठीक हो, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा होता है। तभी उसके सारथी उसे सलाह देते हैं कि यह जंगल जो है खतरों से भरा हुआ है, यहाँ ज़्यादा दिन इंतज़ार करना ठीक नहीं है। रखवाले के साथ हम संजीवक को यहाँ छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वर्धमान उसकी बात मान लेते हैं और रखवाले के साथ अपने प्यारे बैल को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। वह जंगल काफ़ी घना था, जीव जंतु वहाँ रहते थे। उनके डर से जो सेवक था वह भी भागकर वर्धमान के पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि संजीवक मर गया, मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वर्धमान को काफ़ी दुख होता है, लेकिन क्या किया जा सकता था, वह आगे अपने व्यापार के लिए निकल जाता है। इधर जो संजीवक जो कि जंगल में रह गया था वह दलदल में भी 2-4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। यहाँ विष्णु शर्मा कहते हैं कि भाग्य जिसकी रक्षा करता है उसे कहीं भी डाल दो वह सुरक्षित रहता है, और भाग्य जिसके साथ नहीं हो वह सुरक्षित जगह में भी असुरक्षित हो जाता है। जो संजीवक था, भाग्य उसके साथ था तो वह जीवित और रहता है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। उस जंगल में हरी हरी घास थी, नदी का किनारा था, तो वह मस्त वह खाना पीना खाता रहता है और घूमता टहलता रहता है। जब वह बैठा रहता है तो आराम से आवाज़ निकालता रहता होता है। उस जंगल का राजा था पिंगलक। पिंगलक शेर था। वह एक दिन पानी पीने यमुना के किनारे पहुंचा, तभी वहां उसे बैल की हुंकारने की आवाज़ सुनाई देती है। वह डर जाता है। वह सोचता है कि इस जंगल में इस प्रकार का नए प्रकार का जीव जंतु कौन है जो इतनी तेज गर्जना के साथ, इतनी तेज आवाज़ में हुंकार निकाल रहा है। पता नहीं वह जीव कितना डरावना हो सकता है। वह डर के मारे लौट जाता है। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अपनी सभा मंडली जमाता है और चुपचाप बैठा रहता है। शेर के पीछे चला करते थे 2 सियार, करटक और दमनक। ये तो करटक और दमनक थे, दोनों शेर का छोड़ा हुआ मांस खाया करते थे और इसी से उनकी जीविका चलती थी। दोनों आपस में इस विषय में बातचीत करते हैं। दमनक कहता है कि क्या बात है, हमारा शक्तिशाली राजा पानी पीने तो गया लेकिन बिना पिए ही वापस आ गया। तो करटक कहता है कि तुम्हें उससे क्या, तुम क्यों बीच में अपने टांग अड़ा रहे हो, हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। करटक कहता है ऐसा क्यों? तो दमनक उसे एक कहानी सुनाता है, बंदर की कहानी। दमनक की कहानी कुछ यूँ थी कि एक वन में मंदिर का निर्माण हो रहा था। वहाँ बहुत सारे मजदूर लकड़ी चीरने का काम कर रहे थे। दोपहर के समय सभी मजदूर शहर चले जाते थे भोजन करने के लिए। उस समय वह जगह सुनसान रहती थी। आने जाने और भोजन करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था। दोपहर के समय एक दिन जब मजदूर जाने लगे तो एक लकड़ी अधचीरा रह गया था, तो वापस आके आधी मेहनत फिर से ना करनी पड़े, इसलिए मजदूरों ने उसमें एक बड़ी सी कील फंसा दी, जिससे कि कील को हटाते हुए आरी से फिर से आगे चीरा जा सके। मजदूर चले गए।
बंदरों का एक झुंड उधर निकला। उनमें एक बंदर बड़ा शैतान था। झुंड के जो सरदार थे वे कहते हैं कि देखो, यहाँ पे किसी चीज़ को छूछा नहीं करो, हमें बगीचे की ओर चलना है, फलों को खाना है तो वहीं चलो। लेकिन वो शैतान बंदर कहाँ मानने वाला था। दल के लोग आगे चले जाते हैं, वह वहीं पीछे छुप के रुक जाता है और उस लकड़ी के जो कुंदा था जिसमें लकीर फंसी हुई थी उसे कौतूहल से देखने लगता है। उसकी इच्छा होती है कि इसे काटूं, इसे निकालूं। वह आरी लेके काटने की कोशिश करता है तो किर 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 की आवाज़ आती है और उन बंदरों की भाषा में किर किर का मतलब होता था निखट्टू। तो उसे लगता है अरे यह तो मुझे निखट्टू कह रहा है। तो वो आरी को फेंक देता है और उस कील के साथ खेलने लगता है, उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। कील बहुत ताकत से फंसी हुई थी, लेकिन बंदर के बार बार खींचने से वह बाहर निकल आती है। इस उछल कूद में बंदर को यह पता ही नहीं चलता है उसकी पूंछ लकड़ी के कुंदे के बीच में फंस चुकी है। कील के बाहर आते ही कुंदे का दोनों भाग जल्दी से चिपक जाता है आपस में, उसकी पूंछ वहीं दब जाती है। इसी बीच मजदूर लौटते हैं और उनको देख के बंदर इतना हड़बड़ा के उछलता है कि उसकी पूंछ टूट जाती है। तो कहानी सुना के दमनक कहता है कि देखो, इस तरीके से उस बंदर ने अपनी मौत खुद बुला ली। अच्छा भला वह खाना खाने जा रहा था, सारे उसके दल के सदस्यों ने उसे मना किया था, लेकिन वह नहीं माना। व्यर्थ में कुछ भी काम करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी के भी मामले में टांग अड़ा देने से कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए अरे कटक, शेर क्यों डर रहा है, इस बारे में तुम मत सोचो। हम तो बस खाना खाते हैं, मौज करते हैं, तो तुम भी खाना खाओ और मौज करो। ये तो पहली कथा हुई, अगली कथा हम अगले दिन सुनेंगे। कैसी लगी कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।